एडवाइजरी जुरिसडिक्शन और इसके बारे में बातचीत हमने 2-3 सेशन पहले ही की थी, ब्रीफली देखा था। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 143, जो कि टाइटल्ड है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट अगर चाहें तो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं 2 सिनेरियोज में। कौन कौन से? पहला, ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज अराइजन और विच इज लाइकली टू अराइज। कानून का कोई भी क्वेश्चन है, लॉ का कोई भी क्वेश्चन है, या पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई भी फैक्ट है जो कि डिस्कोर्स में आ गया है, जो कि अराइज हो गया है या फ्यूचर में अराइज हो सकता है, तो ऐसे किसी भी कानून के क्वेश्चन पे या पब्लिक इंपॉर्टेंस के फैक्ट पे प्रेसिडेंट अगर चाहें तो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिछले कुछ दिनों में सेम सेक्स मैरिज पे खूब सारा डिबेट चला, डिस्कशन चला, सुप्रीम कोर्ट भी बैठा। कल को प्रेसिडेंट अगर चाहें तो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये जो सेम सेक्स कपल्स हैं इनके बेटरमेंट के लिए हमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए, क्या लॉज बनाने चाहिए, आप गाइड करो, आप डायरेक्शन दो। प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अपना ओपिनियन देना है या नहीं देना है, ये पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट मे और मे नॉट गिव इट्स ओपिनियन। बड़ा सिंपल, कानून के किसी भी क्वेश्चन पे, पब्लिक इंपॉर्टेंस के किसी भी फैक्ट पे प्रेसिडेंट अगर चाहें तो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अपना ओपिनियन देना है या नहीं देना है, ये पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो है कि कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है, कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल अग्रीमेंट है, कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कोविनेंट है। कोविनेंट का मतलब भी एक तरीके से लीगल एग्रीमेंट होता है। कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इंगेजमेंट है, सनद है, और उस पर कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है, तो प्रेसिडेंट अगर चाहें तो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, अग्रीमेंट, कोविनेंट, सनद के केस में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है और प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन मांगी है, तो सुप्रीम कोर्ट मस्ट गिव इट्स ओपिनियन। सुप्रीम कोर्ट को अपना ओपिनियन देना ही देना पड़ेगा। पहले वाले सिनेरियो में ओपिनियन देना है या नहीं देना है, ये पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन दूसरे वाले सिनेरियो में सुप्रीम कोर्ट को अपना ओपिनियन देना ही देना होगा। और दोनों ही सिनेरियोज में अगर सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन दे रहा है तो वो ओपिनियन सिर्फ एडवाइजरी है, कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं है, प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। आपसे सलाह मांगी है प्रेसिडेंट ने और वो सिर्फ सलाह ही है, एडवाइजरी ही है, कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं है, प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। हमारी आज तक की हिस्ट्री में प्रेसिडेंट ने 15 बार सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट किया है, जिनको अपन रेफरेंस केसेस बोलते हैं। पूरे लक्ष्मीकांत में 15 केसेस दे रखे हैं, उन 15 के 15 को रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अपन ने 9 लिखे हुए हैं, इनको भी पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 अपने को ऑलरेडी पता है, जैसे बेरूबारी यूनियन केस 1960 का, जो अपना बांग्लादेश के साथ में एनक्लेव्स वाला कुछ डिस्प्यूट था, उसके लिए ओपिनियन मांगा गया था, उसके लिए कंसल्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट से, जिसको अपन बोलते हैं बेरूबारी यूनियन केस ऑफ 1960। थर्ड जजेस केस, कंसल्टेशन प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 1998, अभी कल परसों ही पढ़ा है अपन ने। तो ये 2 के बारे में अपने को पता है, बाकी पूरे 15 की लिस्ट देखनी है, देख लो एक बार। यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं, जैसे दिल्ली लॉज एक्ट है 1951 का, केरला एजुकेशन बिल है 1958 का, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1974, स्पेशल कोर्ट्स बिल 1978, जम्मू एंड कश्मीर रीसेटलमेंट एक्ट 1982, कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल 1992, ये भी आपको पता होना चाहिए, राम जन्मभूमि केस 1993। 15 के 15 दे रखें, एक बार किताब में से देख लेना, बाकी सबको याद रखने की जरूरत है नहीं। एक तो इसको याद रख लो और एक बेरूबारी यूनियन आपको पता ही है, इन 2 को याद रखो, बाकी तो काम चल जाएगा। एडवाइजरी ओपिनियन सिंपल ये है कि आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। 2 सिनेरियोज हैं, अपन ने देख लिए। इसके बाद आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पास में 2 पावर्स हैं। नाम से ही क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं, जितने भी प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स हैं और जो भी सुप्रीम कोर्ट के एक्ट्स हैं, दे आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी। मतलब रिकॉर्ड किया जाता है, उनको फॉरएवर रहते हैं, वो परपेचुअल हैं और टेस्टिमनी के तौर पर यूज किए जा सकते हैं, एविडेंस के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। दे हैव एविडेंटरी वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चनड व्हेन प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया या सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग्स चली, तो अपन देखते हैं ना लोअर कोर्ट्स में बोला जाता है कि फलाने सुप्रीम कोर्ट के केस में ये वर्डिक्ट दिया गया था या ये प्रोसीडिंग्स को फॉलो किया गया था और उसके बेसिस पे हमें न्याय दिया जाए या हमारे साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजमेंट्स दिए जा रहे हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जो भी एक्ट्स सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं, वो परपेचुअल मेमोरी में रहते हैं, वो फॉरएवर रहते हैं और उनको एविडेंस के तौर पर यूज़ किया जा सकता है और किसी भी दूसरे कोर्ट में उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया है वो ठीक है। दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल प्रेसिडेंट्स एंड लीगल रेफरेंसेस। पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट्स हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी उससे रिलेटेड एक्ट्स हैं,
दे आर परपेचुअल, दे आर फॉर एवर, दे कैन बी यूज एज एविडेंस एंड दे कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है, इट इज पावर टू पनिश। इन 1991 सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि हम किसी भी कोर्ट के लिए विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई भी कोर्ट, जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं उनको इंक्लूड करके, किसी भी कोर्ट को अगर कंटेम्प्ट किया जा रहा है तो उसके लिए भी पनिश कर सकते हैं। पहले तो यह था कि सुप्रीम कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है, 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि किसी भी कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए हम आपको पनिश कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इससे रिलेटेड लॉज क्या है? इससे रिलेटेड एक लॉ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का ओरिजिन है एच.एन. सन्याल कमेटी में। एच.एन. सन्याल कमेटी को बनाया गया 1961 में टू एग्जामिन लॉ रिलेटिंग टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड क्या कानून होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको एग्जामिन करने के लिए एच.एन. सन्याल कमेटी बनाई गई 1961 में, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1963 में। इस कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे लाया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। और कोर्ट का कंटेम्प्ट दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा हो सकता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट का बड़ा सिंपल मतलब है, कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, कोई ऑर्डर इशू किया, कोई रिट इशू किया, या कोर्ट का कोई भी दूसरा प्रोसेस, और उसको कोई इंसान, कोई अथॉरिटी विलफुली डिसोबे करे, अपनी इच्छा से डिसोबे करे, अपनी इच्छा से मानने से मना कर दे, तो वो होता है सिविल कंटेम्प्ट का हिस्सा। इसका दूसरा हिस्सा भी है, व्हेन देयर इज विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू अ कोर्ट। किसी इंसान ने, किसी अथॉरिटी ने कोर्ट को कोई अंडरटेकिंग दी थी, मतलब एक तरीके से कोई प्रॉमिस किया था, और अब उसको विलफुली ब्रीच किया जा रहा है, अब उसको इच्छा से तोड़ा जा रहा है, तो भी वो किसका हिस्सा है? सिविल कंटेम्प्ट का। कोर्ट का कोई जजमेंट, कोई ऑर्डर, कोई रिट, कोई भी दूसरा प्रोसेस, अगर उसको कोई इंसान, कोई अथॉरिटी विलफुली डिसोबे करती है तो वो किसका हिस्सा है? सिविल कंटेम्प्ट का। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्ट के किसी जजमेंट को डिसोबे कर रहे हो, लेकिन हाँ, आप कुछ ऐसा पब्लिश कर रहे हो, या आपका कोई ऐसा एक्ट है जिसकी वजह से कोर्ट की अथॉरिटी लोअर हो रही है, जिसकी वजह से कोर्ट स्कैंडलाइज हो रहा है, तो आप क्रिमिनल कंटेम्प्ट कर रहे हो। या फिर आप जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर कर रहे हो किसी भी तरीके से, या फिर कोर्ट ने कोई जजमेंट सुनाया और अब उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको लागू करने में आप किसी भी तरीका कोई इंटरफेरेंस कर रहे हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? क्रिमिनल कंटेम्प्ट कर रहे हो। और सिविल क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए कोर्ट आपको पनिश कर सकता है। लेकिन हाँ, इनोसेंट पब्लिकेशन है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन है कोई मैटर का, कोई फेयर एंड एक्यूरेट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में रिपोर्टिंग है, कोई फेयर एंड रीजनेबल क्रिटिसिज्म है किसी जुडिशियल एक्ट का, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर कमेंट है कि जो जुडिशरी का एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है उसके ऊपर कोई कमेंट है, तो ऐसा कोई भी इनोसेंट पब्लिकेशन है, या कोई ट्रू फेयर पब्लिकेशन है, या कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है जो कि ज़रूरी है, रीजनेबल क्रिटिसिज्म है, या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में कोई कमी है और उसके ऊपर किसी ने रीजनेबल कमेंट किया है, तो ऐसे केसेस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू नहीं होता है। मतलब हम डेमोक्रेसी है, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन हाँ, दायरे में रह के करना होगा। अगर कुछ भी कहना है आपको, दायरे से बाहर जाके आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते हो जिसकी वजह से कोर्ट की अथॉरिटी लोअर हो जाए, उसकी डिग्निटी हार्म हो जाए, उसका ऑनर हार्म हो जाए, उतना ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो एक्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, इसके तहत अगर किसी को पनिश किया जा रहा है तो 6 महीने तक जेल में डाला जा सकता है, या 2000 का फाइन लगाया जा सकता है, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखी जाए, नो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एलिजेड कंटेम्प्ट। अब कोई ये कहे कि साल भर पहले किसी इंसान ने, किसी अथॉरिटी ने कोर्ट का कंटेम्प्ट किया था, तो साल भर निकलने के बाद, 1 साल निकलने के बाद कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट नहीं किया जा सकता। ये जो एक्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, दो चीज़ें कह रहा है। एक तो ये कह रहा है कि अगर किसी को कंटेम्प्ट के लिए पनिश करना है तो 6 महीने की सज़ा दी जा सकती है, जेल में डाला जा सकता है, या 2000 रुपये का फाइन लगाया जा सकता है, या दोनों चीज़ें की जा सकती हैं। दूसरा ये कह रहा है कि अगर 1 साल निकल गया है तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट नहीं किया जा सकता। और तीसरा, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन न्याय पंचायत और अदर विलेज कोर्ट्स। न्याय पंचायत पे या विलेज कोर्ट्स जो भी होते हैं, आगे चलते अपन पढ़ेंगे, उन पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। बेसिकली कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट है, कोई भी प्रोसीडिंग है, कोई भी एक्ट है, वो परपेचुअल मेमोरी में रहता है, वो फॉरएवर रहता है, और वो टेस्टिमनी, वो एविडेंस के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, किसी भी कोर्ट में उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने
या विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जितने भी कोर्ट्स हैं उनके कंटेम्प्ट के लिए किसी भी इंसान को, किसी भी अथॉरिटी को पनिश कर सकता है। कंटेम्प्ट के लिए एक्ट है, और वो एक्ट कौन सा है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, जिसको लाया गया एच.एन. सन्याल कमेटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे। कंटेम्प्ट दो टाइप के पड़े अपन ने, एक है सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। और फिर अपन ने देख लिया कि इसमें 6 महीने का पनिशमेंट है, 2000 रुपये का फाइन है, न्याय पंचायत इस पर लागू नहीं होता, 1 साल अगर निकल गया है तो प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर कोई इनोसेंट पब्लिकेशन है, कोई फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट है, कोई रीजनेबल क्रिटिसिज्म है, तो उसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश नहीं किया जा सकता। ये अपन ने पढ़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हालांकि लक्ष्मीकांत में अलग से पॉइंट है, लेकिन खूब बात की हुई है अपन ने इस पर कि सुप्रीम कोर्ट के पास में जुडिशियल रिव्यू की पावर है। अगर सरकार कोई ऐसा एक्ट लेकर आ गई है, या सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा बदलाव कर दिया है, या कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू कर दिया है जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, या जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में है, तो कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा, इनवैलिड डिक्लेयर करेगा। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, आर्टिकल 13 अपन ने पढ़ा हुआ है। इसके बाद आता है रिव्यू जुरिस्डिक्शन। बड़ा सिंपल, सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है कि सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी जजमेंट को, अपने किसी भी ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है, और ये जो रिव्यू पिटीशन है इट शुड बी फाइल्ड विद इन 30 डेज ऑफ जजमेंट और ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजमेंट, किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट में विद इन 30 डेज रिव्यू पिटीशन फाइल की जा सकती है। लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो ये कि ये जो रिव्यू पिटीशन है इट शुड बी सबमिटेड टू सेम जज और बेंच विच डिलीवर्ड द जजमेंट और ऑर्डर। जिस जज ने या जिस जजेस की बेंच ने जजमेंट दिया है, ऑर्डर इशू किया है, उसी के सामने रिव्यू पिटीशन को फाइल किया जा सकता है। और दूसरा ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं कि जब जजमेंट दिया गया उसके बाद कोई नया मैटर, कोई नया एविडेंस डिस्कवर कर लिया गया है, या रिकॉर्ड में ही दिख रहा है कि यार कोई गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, या कोई दूसरा अगर सफिशिएंट रीज़न है, तो इन 3 ग्राउंड्स पर रिव्यू पिटीशन को फाइल किया जा सकता है। लेकिन ये कोर्ट के ऊपर है, उस बेंच के ऊपर है कि वो रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट करे या डिसमिस करे। डिसमिस भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखा जाए कि अगर बेंच ने रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर दिया है तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस खत्म हो गए। क्यूरेटिव पिटीशन नाम की एक चीज़ है। अगर ऐसा लग रहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया, या कोई जज ही बायस था, तो ऐसे सिनेरियोज में जहां अगर गलती हो गई है तो क्यूरेटिव पिटीशन के थ्रू भी अपील की जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल याद रखो, रिव्यू पिटीशन फाइल की जा सकती है विद इन 30 डेज ऑफ जजमेंट और ऑर्डर, सेम जज या सेम बेंच के सामने ही फाइल की जा सकती है, और ये 3 रीजंस है। फिर बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, और इस पर भी अपन ने खूब बात की हुई है। सुप्रीम कोर्ट के पास में ये है, सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, उसके शब्दों के क्या मायने हैं, क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, वो फाइनल इंटरप्रिटेशन किसके हाथ में? सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। सुप्रीम कोर्ट बताता है कि ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, और सुप्रीम कोर्ट जब ये इंटरप्रिटेशन करता है तो उस दौरान बहुत सारे डॉक्ट्राइंस की मदद लेता है। ये बहुत सारे डॉक्ट्राइंस दे भी रखे हैं लक्ष्मीकांत में, सारे के सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो न्यूज़ में रहते हैं उनके बारे में याद रखो, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी, ये ठीक ठाक न्यूज़ में रहा है। डॉक्ट्राइन ऑफ वेवियर, इसके बारे में भी सुनते हैं अपन। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, इसके बारे में भी सुनते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, 1-2 बार इसके बारे में भी सुना है मैंने। डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, ये भी ठीक ठाक न्यूज़ में रहता है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर्स, इसको पिछले ही कुछ दिनों में मैंने सुना 1-2 बार। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट वाले हैं। बाकी डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, नाम याद रख लो बस। डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड पावर्स, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्राइन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन, नाम याद रख लो। अगर याद हो जाए सारे, सबके मतलब पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, जो न्यूज़ में रहते हैं, उनका मतलब ध्यान में रखो, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में ध्यान रखो, बाकी का थोड़ा बहुत नाम याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, जो थोड़ा बहुत न्यूज़ में रहें, उनके बारे में अपन थोड़ा डिटेल में बातचीत कर लेंगे अगले वाले सेशन में, क्योंकि अगले सेशन में छोटा सा टॉपिक है तो इनको भी साथ में कवर कर लेंगे। फिलहाल के लिए नाम याद रखो। और फाइनली अदर पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी अपने को पता ही है कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है तो उस पर डिसाइड करने की फाइनल अथॉरिटी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की है। यूपीएससी, स्टेट पीएससी या जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी चेयरमैन, किसी भी मेंबर के बारे में प्रेसिडेंट ने पूछा है, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके कंडक्ट के बारे में बोला है प्रेसिडेंट ने, तो इंक्वायर कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि जिस मेंबर के बारे में, जिस चेयरमैन के बारे में प्रेसिडेंट ने पूछा था वो गिल्टी है, तो सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशन भी देता है प्रेसिडेंट को उनके रिमूवल की। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन दी है रिमूवल की तो वो एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है। आगे चलते हुए और डिटेल में पढ़ेंगे अपन इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट इज ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर द केसेस पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट्स एंड डिस्पोज देम बाय इटसेल्फ।
सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो हाई कोर्ट को बोल सकता है कि ये जो केसेस आपके सामने पेंडिंग चल रहे हैं इनको हमें ट्रांसफर करो। विदड्रॉ भी कर सकता है। विदड्रॉ का मतलब होता है कि कोई ऐसा टॉपिक है, मान लेते हैं गवर्नर, और गवर्नर से रिलेटेड कोई इशू है और उसके ऊपर बातचीत सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट को नज़र में आ रहा है कि कुछ 2-3 हाई कोर्ट्स भी हैं जिनमें इसी इशू पे बातचीत चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ये बोल सकता है कि ये जो सेम इशू वाले केसेस हैं इनको हमें ट्रांसफर कर दो, हम एक ही केस के अंडर इन तीनों चारों केसेस को कंसिडर कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे। तो विड्रॉ भी कर सकता है, चाहे तो ट्रांसफर भी करवा सकता है। ये अपने को पता ही है, सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ है इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, सभी कोर्ट्स पे बाइंडिंग है। इट हैज़ पावर ऑफ जुडिशियल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स फंक्शनिंग इन द एंटायर कंट्री। मतलब ये अपने को पता ही है कि जुडिशरी के सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट बाकी के लोअर कोर्ट्स पे, ट्राइब्यूनल्स पे निगरानी रखता है। जुडिशियल सुपरिटेंडेंस की पावर है, कंट्रोल करता है उनको, ठीक तरीके से काम करें देखता है। और ये बेसिक बातचीत है। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन और पावर्स की बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।